इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद यूं तो बरसों पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला इजराइल के ऊपर बोला, उसने इस पूरे इलाके के अंदर जंग की आग इस कदर भड़का दी है कि उसके शोले चारों तरफ बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमास को खत्म करने के लिए इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन आखिर हमास कैसे टिक पा रहा है इजराइल की फोर्सेस के सामने, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस फोर्सेस मानी जाती हैं। हमारे साथ में कृष्णमोहन मिश्रा हैं। कृष्णमोहन, आप डिफेंस बहुत लंबे समय से कवर करते रहे, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है, क्या ये डेविड और गोलायत की लड़ाई है? हमास आखिर कैसे टिक पा रहा है और इतने समय से? ये गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक है या वाकई में उसके पास एक पीछे की बैकिंग है? देखिए, हमेशा जो इस किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो भी इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी रेगुलर फोर्स है उसको बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ेगी गुरिल्ला फोर्सेस से। हमास एक ऐसी फोर्स है कि जिसने अटैक किया और गायब हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल की जो फौजें हैं वो अब बड़े पैमाने पर एन मास उस इलाके की तरफ आएंगी, गाजा स्ट्रिप को, गाजा पट्टी को घेरेंगी, वहाँ पर बमबारी करेंगी। हमास एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठनों के लिए किसी भी देश, चाहे वो बड़े से बड़ी देश की सेना हो, उसको इंगेज कर लेना, उसको उलझा लेना हमेशा बहुत आसान होता है। क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वियतनाम की लड़ाई बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत 6 साल तक वियतनाम में उलझी रही, बहुत ज़्यादा उनको कैजुअलिटी उठानी पड़ी, बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे गए और आखिरकार उनको बेइज्जत होकर वहां से आना बिल्कुल पड़ा। और अफगानिस्तान जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं, वहां पर कोई नहीं जीत पाया। सोवियत संघ आया, उलझ गया और 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लड़ता रहा और सोवियत संघ को आखिरकार बेइज्जत होकर जाना पड़ा। वही गलती अमेरिका ने की, अमेरिका आया और बेइज्जत होकर उसको वापस। तो क्या ये इजराइल के लिए भी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक ट्रैप हो सकता है? क्योंकि गाजा का अगर आप इलाका देखें कृष्णमोहन, तो वो एक स्ट्रिप है पूरी, जिसके एक तरफ इजिप्ट है, दूसरी तरफ भूमध्य सागर है और तीसरी तरफ पूरा इजराइल है। इजराइल का एडवांटेज है डेफिनेटली, वो एक स्टेट है, ये एक नॉन स्टेट है, और ऐसे में अगर इजरायली ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुसती हैं तो उनके सामने भी वही खतरा होगा। बिल्कुल, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो फौज होती है वो बिल्टअप इलाके में लड़ने से परहेज करती है। बिल्टअप इलाका यानी कि जहां पर इमारतें हैं वहां पर लड़ना किसी भी फौज के लिए एक दुस्वप्न होता है, नाइटमेयर होता है। अर्बन कॉम्बैट, क्योंकि आप इसमें ऐसे देखिए कि जो अटैक कर रही है फोर्स और जो डिफेंड कर रहे हैं उसके बीच में 1:3 का रेशियो नॉर्मल माना जाता है मैदान में। वो अगर जंगल वॉरफेयर है तो वो 1:9 माना जाएगा, माउंटेन वॉरफेयर है वो 1:12 माना जाएगा, लेकिन अर्बन वॉरफेयर अगर हो रहा है तो उसमें ये माना जाता है कि कोई आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर इजरायली फोर्सेस अंदर घुसती हैं तो सबसे पहले तो उनको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हर बिल्डिंग, हर छत, हर पोर्च, हर बाउंड्री वॉल एक मोर्चा होगा जो कि डिफेंडर्स की मदद। ये बताइए कि इस समय जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस एयर स्ट्राइक कर रही हैं, क्या माना जाए कि वो एक तरीके से ग्राउंड सॉफ्टनिंग कर रही हैं? जितने भी प्रोबेबल टारगेट्स हो सकते हैं, जितनी भी जगह से उन पर अटैक हो सकता है, पहले उसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करें। प्रणय, इजराइल के पास भी कैजुअलिटी उठाने की ताकत इजराइल में बहुत ज़्यादा नहीं है। इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, 76 लाख होती थी, अभी ये माना जा रहा है कि 2023 में एस्टिमेटेड 93 लाख होगी। कॉन्स्क्रिप्शन है इसीलिए उनके यहाँ, यानी कि हर जो यंग तंदुरुस्त लड़का या लड़की है उसको फौज में नौकरी करनी पड़ेगी, इसीलिए वो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। अगर वो बिल्टअप एरिया में अंदर घुसेगा, ये बात भी हमास जानता है अभी जो कर रहा है, लेकिन इजराइल के पास बहुत सारी दूसरे एडवांटेज हैं। जैसे उसके पास प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन जो है, एम्यूनिशन जो है उसका बहुत अच्छे हैं। बालाकोट के हमले की आपको याद होगी, उसमें जो हथियार इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था वो इजराइल से आया था। उसके पास पिन पॉइंटेड करके जो कि ऐसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं कि जो कि एक अगर कमरे को टारगेट करना है तो वो उसी कमरे में जाएंगी। बिल्कुल, जो वीडियोस भी जारी कर रहा है इजराइल डिफेंस फोर्सेस, हम देख रहे हैं उसी जगह पर जाएंगे, मतलब उसके नजदीक की इमारत भी नहीं गिरती है। हाँ, और पूरा गाजा स्ट्रिप एक बहुत छोटा सा इलाका है, 10 किलोमीटर के करीब चौड़ा है, करीब 70 किलोमीटर के 40-45 किलोमीटर के आसपास, तो करीब 400 वर्ग किलोमीटर का पूरा वर्ग किलोमीटर का। और एक मकान इजराइल ने मैप किया हुआ है डिजिटली। उन्हें मालूम है कि इस मकान में ये है, इस मकान में ये है, अभी उसको टारगेट करते रहेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस
गाजा स्ट्रिप में सीधे घुसने में अभी काफ़ी वक्त लगाएंगे। अभी वो पहले सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट करेंगी, सिविलियंस वहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से होकर वो इजिप्ट जाएंगे, उनके पास और दूसरा रास्ता नहीं है, भूमध्य सागर की तरफ वो जा नहीं सकते, वहाँ ब्लॉकेड है। फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल इसकी सप्लाई काट दी गई है। ये इसीलिए की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इजिप्ट चले जाएं और उस समय बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना आसान होगा। क्या होता है कि कोई भी फौज जब अंदर जाती है अर्बन वॉरफेयर में, तो एक तो उसे कैजुअलिटी उठानी पड़ती है, दूसरा वो भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर वो भारी हथियारों का इस्तेमाल करती है तो कोलेट्रल डैमेज बहुत ज्यादा बिल्कुल। अब करीब 20 लाख की आबादी अगर छोटे से इलाके के छोटे से अंदर इलाके, रहती और है, वो भी कि एक बिल्डिंग है और उसमें 100 लोग रह रहे हैं। अगर मान लीजिए उसमें 2 आतंकवादी भी हैं, लेकिन अगर बड़े हथियार का इस्तेमाल होता है वो 200 मारे जाएंगे, तो इजराइल के खिलाफ कितना बड़ा जनमत यानी तैयार दुनिया होगा। की 15वीं सबसे बड़ी फौज, दुनिया का एक बड़ा डिफेंस पावर इजराइल माना जाता है, उसके बावजूद कहाँ उसकी कमजोरियां आ रही हैं, कहाँ हमास किस तरीके से स्ट्रांग है, ये आपने पूरा समझाया। ये भी बताइएगा कृष्णमोहन की हमास और गाजा पट्टी, ये जो पूरा इलाका है, इसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना अपनी ये सरकार है, ना इसके पास कोई अपना संसाधन है, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये उम्मा देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसी चीज़ है, आपको थोड़ा सा इतिहास में देखिए। 1948 में इजराइल बना। इजराइल इसलिए बना क्योंकि यहूदी कौम के पास 2000 साल से कोई जगह नहीं थी, और हिटलर ने जिस तरह से फाइनल सॉल्यूशन ऑफ ज्यूइश प्रॉब्लम 60 लाख यहूदियों को मारा, पूरी दुनिया के दिल में था कि इनको भी एक जगह मिलनी चाहिए। क्लेम ये था कि जेरूसलम में जो किंग सोलोमन का जो टेम्पल बना था, जहाँ से यहूदियों की शुरुआत हुई थी, वो उस जगह पर था, तो उसके आसपास के इलाके को इजराइल बना दिया गया। 1948 में जब इजराइल बना, उसके बनने के कुछ ही दिन के अंदर उसके ऊपर चारों तरफ से हमले हुए थे, जिसमें इजिप्ट भी था, जिसमें जॉर्डन भी था, जिसमें इराक भी था, जिसमें सीरिया भी था, लेकिन इजराइल ने लड़ाई की। उसके बाद 1956 की लड़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 1967 की लड़ाई बहुत बड़ी थी, उसके बाद 1973 की लड़ाई योम किपुर जो कि अभी 6 अक्टूबर से 50वीं यस बरसी ही थी, 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो लड़ा गया था, उसमें वो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी। हथियार कहाँ से आते रहे? हथियार हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड से आते रहे। हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसको बहुत सारे देश समर्थन करते हैं। लेकिन कृष्णमोहन, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाए, उसका मूल बेस जो था वो इजराइल के अंदर है, सॉरी इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट के अंदर अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो फतह अल सीसी की जो सरकार है वो अमेरिका और इजराइल के साथ अलाइंड है, लेकिन लगातार हमने ये रिपोर्ट्स देखी कि सीवेज पाइप से लेकर वाटर पाइप से लेकर उनकी रीप्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग करके, चाहे वो M75 जैसे रॉकेट्स बनाना हो या जो कत्यूशा रॉकेट्स हैं उनको रीप्रोसेस करना हो, इस तरीके की इंडिजिनस फैक्ट्री, ऐसा लगता है कि गाजा के अंदर जो है वो एक पार्ट टाइम हर घर जो है केवल रॉकेट बना रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। हमेशा इस किस्म की जो फोर्सेस होती हैं जो रेजिस्टेंस के लिए लड़ रही होती हैं या टेररिज्म या वो अपने हथियार बनाती हैं। आप भारत में नक्सलवादियों को देख लीजिए, वो अपने एक इम्प्रोवाइज्ड हथियार बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, जिनसे लोगों के ऊपर हमला करते हैं। खास बात यह है, बड़ी दिलचस्प है कि फिर से वही बात कि मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उससे एक हफ्ते पहले उसने बेका वैली में अपनी रॉकेट फोर्स को एग्जिबिट किया था, एक तरह से उसकी ताकत दिखाई थी कि हमारी रॉकेट फोर्स अब तैयार है। उस रॉकेट फोर्स में बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं कि जो कि खरीदे गए हैं या दूसरी जगहों से आए हैं, बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं जिनको इम्प्रोवाइज किया गया है। हमेशा इस किस्म के फाइटर्स के पास दोनों तरह के हथियार मिलेंगे आपको। वो हथियार भी होंगे जो कहीं से आए होंगे, वो हथियार भी होंगे जो उन्होंने फोर्सेस से, अपोजिशन से छीने होंगे। टनल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ये लोग सामान के लिए करते हैं, इससे सारे रॉकेट और हथियार भी इसी से जा रहे हैं। यानी इजिप्ट में जो टनलें बनाई गई हैं इन्होंने और सूडान तक जाता है ये पूरा रास्ता, क्या ये सारा नेटवर्क क्या इन्हीं के जरिए हथियार जा रहे हैं सारे? आप अंदाजा लगाइए कि हो ची मिन टनल्स जो कहलाती थी वियतनाम की लड़ाई में, वहां पे पूरे के पूरे शहर बने हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर ने रूस पर, सोवियत संघ पर कब्जा कर लिया था, तो बड़े बड़े शहर में जो शहर नाज़ियों के कब्जे में आ गए थे, वहां पर उनके जितने लोग थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे और टनलों का एक उन्होंने पूरा जाल तैयार कर लिया था और वहां से हमले करते थे। तो टनल्स हमेशा लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आती है, और खास तौर पर गुरिल्ला वॉरफेयर। तो फिर इजराइल जो बिल्डिंग्स गिरा रहा है, इससे तो कुछ नहीं होना है। बहुत फर्क, लेकिन इससे क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट।
आप टनल में बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। टनल का इस्तेमाल सिर्फ आप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, सामान लाने जाने एक रिपोर्ट में देख रहा था कृष्णमोहन, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये अनइवन वॉरफेयर जरूर है, लेकिन ये इजराइल के लिए भी बहुत महंगा है, क्योंकि वो जो आयरन डोम सिस्टम जिसका वो इस्तेमाल करता है, आयरन डोम सिस्टम की एक एक जो रॉकेट है वो बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा, और जबकि ये जो $80,000 के आसपास, और ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेहद सस्ते हैं, $1,000, बिल्कुल $1,200। हमेशा इसमें ये होता है कि जो भी बड़ी फोर्स है या जो रेगुलर फोर्स है, खर्चा उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इजराइल को तकलीफ ज्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि इजराइल ज्यादातर चीजें खुद बनाता है, और वैसे भी ये उसके लिए करो या मरो की स्थिति है। इजराइल अपने 2 सैनिकों की मौत के पीछे अगर 250 लोगों को मार सकता है, 1200 लोगों को मार सकता है, तो अब वो किसी भी कीमत को चुकाने से चूकेगा नहीं। बहरहाल आयरन डोम जो है, आयरन डोम महंगा जरूर है, लेकिन बहुत उनका इंडिजिनस है। रफाइल कंपनी है इजराइल डिफेंस की, रफाइल कंपनी बनाती है, उस रफाल से अलग है। रफाल कंपनी बनाती है और उसमें अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती हैं जो कि रडार से कंट्रोल्ड होती हैं और वो फायर करती हैं, उसको खत्म करती हैं। लड़ाई महंगी इजराइल को बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाइए कि जितना तकलीफ फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा स्ट्रिप के लोगों को ज़्यादा होने वाली है अब, क्योंकि इजराइल अब किसी भी किस्म का रहम दिखाएगा नहीं। कल भी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हर किस्म का ब्लॉकेड होगा, फुल ब्लॉकेड। उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो बिल्कुल, हम तो लगातार कह ही रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, और जो बॉडी लैंग्वेज थी डिफेंस मिनिस्टर की, जिस तरह से वो बात कर रहा था, वो बिल्कुल इतनी सख्ती से बात कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर प्रतिशोध कितना ज्यादा है कि खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, मेडिकल सप्लाई नहीं होगी, सब कुछ कृष्णमोहन। लेकिन ये तो बहुत पहले से नहीं है, मतलब अंदर खाना कितना जाएगा ये तो कैलोरी कंट्रोल करके इजराइल जाने दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतने समय से अगर हम देखें 1988 के बाद से हमास जिस तरीके से बढ़ता चला गया, उसकी पावर बढ़ती चली गई। कई बार नेवल ब्लॉकेड भी कोई पहली बार नहीं लगाया, इजिप्ट और इजराइल ने मिलकर नेवल ब्लॉकेड लगाया था, लेकिन उसके बावजूद ये रॉकेट्स बना बना के कहीं ना कहीं इजराइल को भी तो उसका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है। इनको रॉकेट, देखिए प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, इन्हें कोई प्रिसाइज टारगेट नहीं करना है, ये तो बराज ऑफ रॉकेट फायर करते हैं जिससे कि कई घंटों के लिए इजराइल की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, साइरन बजते हैं, लोग शेल्टर में चले जाते हैं। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो है बहुत ज्यादा। देखिए इजराइल को जाहिर है बहुत महंगा पड़ेगा, लड़ाई वैसे भी एक बहुत महंगा काम होता है। इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मुश्किलें अब आगे बढ़ेंगी, लेकिन अब इजराइल कोई भी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटेगा, वो हर कीमत चुकाएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर सबसे बड़ा आज तक की कैजुअलिटी उसके ऊपर इम्पोज की गई। योम किपुर में भी पहले दिन दूसरे दिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा ये उसके लिए एक बेइज्जती की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके गाँव में घुसे, शहरों में घुसे, इस बुरी तरह से लोगों को मारा। जैसे अभी तो वीडियो आने शुरू होंगे, जैसे जैसे वीडियो सर्कुलेट होते जाएंगे जिसमें हमास के आतंकवादी इजराइल की किसी लड़की को मार रहे होंगे, या किसी, अभी ये भी खबर आ रही है कि 40 बच्चों के गले काट दिए गए, वो सारे वीडियो आएंगे, बुजुर्गों को मारते आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। देखिए मैं जिसका जिक्र आपने किया, ऐसा लग रहा है कि इसमें ना एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। एक लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, जो नैरेटिव की लड़ाई है। हमास अपना नैरेटिव दे रहा है कि किस तरीके से बदसलूकी की गई, किस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, ये उसका प्रतिशोध है। उस दूसरी तरफ जो पूरी कहानी है वो ऐसा लग रहा है कि एग्जैजीज जितनी भी हैं, जितना अत्याचार है वो हमास ने किया है, और तमाम वीडियोस जो हैं, जबकि आमतौर पर सरकारें इस तरीके की घटनाओं में दबाती हैं क्योंकि वो अपने फोर्सेस को, अपने लोगों को एक बुरी लाइट में नहीं दुनिया के सामने रहने देना चाहती। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीजें लगी? देखिए, लड़ाई में हमेशा से प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड टूल में बदल दिया था, हथियार में बदल दिया था। वैसे ये हमेशा से मंगोलों के जब हमले हुआ करते थे तो वो ऐसे लोगों को भेजते थे जो शहर के बाजारों में जाके अफवाहें फैलाते थे कि मंगोल तो 8 फीट के होते हैं और वो लोगों को कच्चा खा जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो ये हमेशा से युद्ध में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी चीज़ होती रही। अब क्या है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा असर डालता है क्योंकि इससे आप पूरा का पूरा जनमत अपने पक्ष में करते हैं, अपने दुश्मन के खिलाफ आप एक नैरेटिव गढ़ते हैं, और अपने लोगों को एक जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज आप सोशल मीडिया के जरिए देते हैं। अब जैसे जैसे हमास की ये तस्वीरें आती जाएंगी, यानी आप कहना चाहते हैं कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं उसके जस्टिफिकेशंस के लिए पूरी जमीन तैयार करते हैं। एग्जैक्टली। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा
अपने कामों को जस्टिफाई करने के लिए, दुश्मन को बुरी तस्वीर दिखाने के लिए, ये सारी चीजें सोशल मीडिया से बहुत आसान हो गई। यूक्रेन की लड़ाई में आप देख लें, बहुत दिलचस्प है कि यूक्रेन की लड़ाई में बहुत बड़ी बड़ी पीआर फर्म्स को हायर किया गया था, जिन्होंने वीडियोस बनाए थे यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बर्बरता के, और उनको पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था। यहां पर क्या होगा कि लड़ाई अभी तो एक तरफा वीडियो आ रहे हैं कि हमास ने ये किया, उसके वीडियो आने शुरू हो रहे हैं। अब धीरे धीरे फिलिस्तीन के वीडियो आने शुरू होंगे। कई ऐसे चैनल हैं जो फिलिस्तीन और उन सारी चीज़ों का समर्थन करते हैं। बहुत बड़ा तबका है जो फिलिस्तीन के हक की बात करता है। अभी तो रूस ने भी कह दिया, खैर उनके जो वीडियोस होंगे अब आने जो शुरू होंगे गाजा स्ट्रिप में बर्बादी के, बच्चे के वीडियो, औरतों के वीडियो, स्कूल जला हुआ, एम्बुलेंस जला, उसका इस्तेमाल वो लोग करेंगे। सोशल मीडिया इस पूरी लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान निभाएगा, लेकिन ये लड़ाई आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहता था कृष्णमोहन कि कई लोग ये जानना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बात करते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, ये लड़ाई कितने दिन। आपका जो वॉर रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस है या डिफेंस एनालिसिस या कॉम्बैट एनालिसिस एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है? ये लड़ाई क्या थोड़े दिन तक चलने के बाद इजराइल जहां अपने जो भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो पूरा कर लेगा और उसके बाद इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगा, जैसा हमने मई 2021 में देखा था कि इजिप्ट और यूएस ने जो है, चूंकि यूएस ऑलरेडी अपना विमान वाहक पोत भेज चुका है, उसके बाद उस पर ब्रेक लगवाया जाएगा और एक रास्ता निकाला जाएगा? या ये किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ईरान अगर इसमें कूदता है, इजिप्ट को ड्रॉ होना पड़ता है, सऊदी अरब, यूएई, इसका दायरा बढ़ सकता है क्या? इसका दायरा बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा है। हालांकि लड़ाई में कभी भी आप कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ये लग रहा है कि इसका दायरा बढ़ने वाला है। नॉर्थ की तरफ से, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं। वो हमले अभी तेज करेगा। अभी मोटार फायर थोड़ी देर पहले हुआ है, ऐसा बताया गया है। सीरिया की तरफ से भी हुआ ये हमला, यहाँ से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अपना हमला बढ़ाएगा। सीरिया की तरफ से संभावना है कि सीरिया की तरफ से हमले शुरू हों। अगर सीरिया की तरफ से हमले शुरू होते हैं और इजराइल सीरिया की मेनलैंड पर रिटेलिएशन करता है तो सीरिया को खुल के लड़ाई में आना पड़ेगा। अभी मिसाल के तौर पर आप ये मान लें कि इजिप्ट अभी शांत बैठा है, लेकिन कल को कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती है कि जिससे इजिप्ट भी लड़ाई में उतरता है तो बात और ही हो जाएगी। ईरान का पहले दिन से नाम आ रहा, हालांकि ईरान अभी ये कह रहा है, हमास ने भी ये कहा कि ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं था, ईरान भी कह रहा है, लेकिन ईरान का नाम उसमें आ रहा है। रूस ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की आज़ादी का और जो उसकी खुद मुख्तारी है उसका समर्थन किया है। अभी ये लड़ाई थमती हुई नजर नहीं आ रही बहुत जल्दी। उसकी वजह यह है कि इजराइल का जो इतिहास है, आप पिछले लंबे अरसे देख लें कि अगर उसकी कैजुअलिटी हुई है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक जिसको उसने अपने दिमाग में बना रखा है कि इतना करने के बाद मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया, तब तक तो वो नहीं रुकेगा। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ रिवेंज जो है, यस, और तब तक तो वो नहीं रुकेगा। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि उसने जो ये लाइन बनाई होगी वो बहुत छोटी होगी, वो बहुत लंबी होगी। और अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम गाजा स्ट्रिप को राख में बदल देंगे तो वो बदलेंगे। और उस स्थिति में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो कैसे रिएक्ट करेगी? इजिप्ट कब तक खामोश बैठेगा? सीरिया में अभी पिछले ही हफ्ते से, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जब जैसे ही जो शरणार्थी हैं वो इजिप्ट में जाना शुरू होंगे, आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए भी बड़ा दबाव होगा। तो ये चर्चा हम कर रहे थे, हालांकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल हर कोई ये सोच रहा है कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कृष्णमोहन ने बताया, फिलहाल जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं इस बैटलफील्ड के, वो ये इशारा नहीं करते हैं कि ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म होने जा रही है। Zee News.